नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फिल फैमिली डेफिनेटली बस आज 7 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की कमज़ोरी का माहौल विटनेस होते हुए देखने को मिल रहा है। आज सप्ताह का पहला दिन था। भारतीय बाजार की बात की जाए, ओवरऑल मार्केट काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप में सेल ऑफ कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये महीना और ख़ासकर ये क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले कुछ समय से हमने भारतीय बाज़ार में कुछ ज़्यादा तेज़ी देखी थी। अब तेज़ी होगी ऑफकोर्स कोई ना कोई कारण से ना। मंदी का रीज़न बैड लोग खोजते हैं, बट इसी बीच में क्या भारत का फंडामेंटल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस, इन दिनों तेज़ी क्यों हमें देखने को मिल रही है, क्या क्या मुख्य कारण है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड की बात की जाए ना, भारत में कुछ ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का क्या क्या मेन कारण है ना, चलिए उसको वन बाय वन करके डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए निफ्टी 50 की, सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी की, सब में आज हमें ओवरऑल फॉल देखने को मिला। और ऑफ कोर्स हमारे पोर्टफोलियो में भी इसका प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये मत सोचिएगा कि मेरा पोर्टफोलियो डाउन नहीं है, पूरे वर्ल्ड का पोर्टफोलियो आप छोड़ दें अपना पोर्टफोलियो के संग ना। ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं जो भारतीय शेयर बाज़ार में हैं, सब में थोड़ी बहुत स्ट्रेस हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, अगर इंडेक्स गिरेगा, मिड कैप स्मॉल कैप का बड़ा इंडेक्स गिरेगा, तो ऑफकोर्स हमारे पोर्टफोलियो में भी ना शेयर उसी में से हम चुनते हैं, तो उन सब में भी गिरावट होगी। पिछले 5 दिनों में गैस लगातार निफ्टी 50 की बात की जाए, निफ्टी मिड कैप 100 की बात की जाए, स्मॉल कैप 250 की बात की जाए, निफ्टी 500 की बात की जाए, सब में हमें ओवरऑल फॉल देखने को मिला है। तो अगर आप देखें तो बहुत ही कम टाइम में निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स में 1500 पॉइंट के आसपास जो फॉल है ना, ये बहुत ही तेज़ी से विटनेस होता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर आप नोटिस करें तो मिड कैप 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, बिकॉज जनरली बहुत ऐसे निवेशक हैं जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स में बिल्कुल पैसा लगाने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज उनको लगता है कि उनका पोर्टफोलियो बहुत ग्रो नहीं होगा। तो उनका जो बहुत ही पसंदीदा सेक्टर या फिर इंडेक्स की बात की जाए, वो मिड कैप 100 होता है, जो कि आज के दिन तकरीबन 1200 पॉइंट के आसपास जो फॉल है ना, उसका शिकार हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए, 2.5% गिरा दोस्तों। माई गुडनेस, 1700 पॉइंट। इवन अगर आप देखें तो निफ्टी 500 की बात की जाए, निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात की जाए, सब में फॉल था। लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही भागते हुए दिखाई दिए थे। तो ऑफकोर्स कोई ना कोई कारण से अगर बाज़ार में सेल ऑफ होगा तो बड़े इंडेक्स कम गिरते हैं और छोटे में थोड़ी ज़्यादा तबाही हमें देखने को मिलती है। और ठीक उसका उल्टा, जब बाज़ार में काफ़ी बुलिश फेस होता है ना, तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप बड़े इंडेक्स से कुछ अच्छे पैसे बना के देते हैं। सबसे वॉच सेक्टर की बात की जाए तो पीएसयूज बैंक और ख़ासकर दोस्तों डिफेंस के स्टॉक, रेलवे के स्टॉक, जो कि पिछले कुछ समय से अनरिजनेबली काफ़ी भाग रहे थे। तो जी हाँ कैसे, हर एक बुल मार्केट में एक पैटर्न बहुत ही कॉमन होता है। इनिशियल रैली बहुत कम लोग ग्रैब करते हैं, और ऑफकोर्स जो फाइनल वेव होता है ना, उसमें बहुत लोगों की रुचि तब हो जाती है जब प्राइस काफ़ी तेज़ होता है। इसलिए गैस मैंने आपको साफ साफ बताया है कि जो कंपनी एक लेवल्स के बाद पकड़ में नहीं आ रही है उसको छोड़ दें, बिकॉज करेक्शन होगा टेस पर द फिबोनाची पैटर्न। हमें समय समय में मौका मिलेगा, जो कैस हमने डिफेंस, रेलवेज और बहुत सारे स्टॉक्स में, खासकर एसएमई के स्टॉक्स में देखा, जो पिछले कुछ समय से काफ़ी भागे हैं। और ऑफकोर्स 3 महीना में ही बहुत सारे स्टॉक्स अपने टॉप से 40-50% डाउन हो चुके हैं। क्या हो गया दोस्तों कि भारतीय बाजार में लगातार गिरावट का संकेत हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजार लगातार टूट रहा है। आप सबको अच्छे से पता है दोस्तों कि एफआईआईज का आउटफ्लोस, एफपीआईज का आउटफ्लोस, ये होता है क्या दोस्तों? फिरंगी का पैसा, गुड़े का पैसा, विदेशी लोग का पैसा, जो भारतीय बाजार या फिर इमर्जिंग मार्केट, जिसको मैं ये मार्केट बोलते हैं, आप सबको अच्छे से पता है। वर्ल्ड इकोनॉमी को अगर आप ठीक से फॉलो करते हैं, फोकस करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पे है, खासकर दोस्तों एशियाई देश में। एशियाई देश में कौन कौन से बड़े बड़े नाम है दोस्तों? चीन है, भारत है, इंडोनेशिया और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं ना, जो यूरोप से और ऑफकोर्स यूएसए से ज़्यादा ग्रोथ मोड में है। तो एफआईआई और एफपीआई हमेशा का इस इमर्जिंग मार्केट में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। भारत के बाज़ार की बात की जाए, वो अभी भले गिर रहा है, लेकिन क्या भारत का अर्थव्यवस्था ख़राब है? वो गिर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इंडियन इकोनॉमी दोस्तों अभी भी काफ़ी रोबस्ट है। पुल बैक हमें आज नहीं तो कल देखना ही था, और इसी को लेकर मैंने आपको हमेशा बताया है, तेज़ी से उत्तेजित नहीं, मंदी से डिप्रेस भी नहीं। ये बाजार का साइकिल है, और हमें सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख की अनुभूति भी होती है। लेकिन यस,
आप सबको अच्छे से पता है कि रिसेंटली गए जो कि स्टिमुलस बांटा गया है चाइना के बाज़ार में, इसने गैस एफ के मन में ना एक क्लियर कट इंडिकेशन पैदा कर दी है कि भारतीय बाज़ार में सेल ऑफ करो और उसी पैसा को चीन के बाज़ार में लगाओ, चाइना का बाज़ार में लगाओ, बिकॉज उनको वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है। ये रीज़न है गाइस कि पिछले कुछ समय से एक आध सप्ते में 10 दिन में ही चाइना का बाज़ार, हैंगसेंग का बाज़ार 26 से 30% भागा है। और सडन दोस्तों जो यूटर्न एफ के स्ट्रेटजी में देखने को मिल रहा है ना, इसने बाज़ार में भी टाइम पैनिक पैदा कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि हमें एफ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये बोलना कैसे गलत है। एफ अपना मोनोपोली चला नहीं पा रहे हैं, इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन यस ऐसा भी नहीं है कि भारत जैसा विकसित देश में अगर एफ कम्प्लीटली भाग जाएँ, वो चीज़ गैस सही नहीं है। तो एफ ने ऑलरेडी गैस 2008 से सबसे लोएस्ट होल्डिंग 2024 तक बनाई है, मतलब 2008 के बाद ये एफ का सबसे लोएस्ट होल्डिंग है इंडियन शेयर बाज़ार में। और ये होल्डिंग और भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है बहुत जल्दी दोस्तों। अगर एफ नहीं सुधरेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू सेल ऑफ करेंगे तो शायद ये आंकड़े 2008 के नीचे ही पहुंच जाए। मतलब गैस अभी भी एफ को वही समझ में आ रहा है जो वो देखना चाहते हैं। उनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की जाए, एम की बात की जाए, चीन का बाजार दे रहा है। और यही रीज़न है गैस कि पूरा इंटायर वीक, इंटायर महीना और ये इंटायर क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भले न्यूज़ की वजह से एफ चीन के बाज़ार में जाएँ, लेकिन यस एक सप्ताह के बाद, महीना भर के बाद चीज़ स्टेबलाइज होगा और तब तो उसको ग्रोथ पे ना हम लोग बेट लगाते हैं। तो भारत का ग्रोथ उसको अभी भी काफ़ी अच्छा है, रोबस्ट है, इसमें घबराने की मेरी हिसाब से आवश्यकता नहीं है। लेकिन यस अगर एफ भागते हैं, बेचते हैं तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। साथ दोस्तों इंडिया मार्केट का वैल्यूशन आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी का वैल्यूशन फॉरवर्ड एक साल का पी 21.5% के आसपास है। अभी के टाइम दोस्तों निफ्टी का पी 23-24 के आसपास चल रहा है, लेकिन फॉरवर्ड पी की बात की जाए एक साल आगे वो गैस 21.5 के आसपास है। तो एवरेज हिस्टोरिकल जो मीन पी है वो 20.4 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो देखा गया तो बाज़ार 10%, 5% से ओवर वैल्यूड है। ऐसा कि हिस्टोरिकल जो मीन मीडियन पी है वही बताता है, चाहे वो स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए, लार्ज कैप की बात की जाए। लेकिन यस मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि भारत जैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ वाली कंट्री का पी थोड़ा सा महंगा होना ही चाहिए। लेकिन यस जब पी 15-16-17 से भाग के 30 के आसपास पहुंचता है, 28 के आसपास पहुंचता है, वहाँ पे गैस करेक्शन होता है और हो भी सकता है और हम लोग उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। पानी में गैस सबसे बड़ी ट्विस्ट इसलिए आई बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन में जो यूटर्न हमें देखने को मिला, सब ने ये सोच लिया था शायद इस बार जो रूलिंग पार्टी है, जो गैस देश को चला रही है, वो फुल मेजोरिटी में आएंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सरकार बनी तो ज़रूर, लेकिन सबके सपोर्ट में बनी। अब तो क्या जो रिसेंट वर्डिक्ट आने वाला है हरियाणा और ऑफकोर्स जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा कि एग्जिट पोल ने दूसरे पार्टीज़ को ज़्यादा बताया है सुपीरियर, कि मतलब इस पोल में ये दोनों स्टेट में भारी मात्रा में जो रूलिंग पार्टी की सरकार है वो हार रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव होगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो भारतीय बाज़ार में इसका इम्पैक्ट हमें देर या फिर सवेर देखने को ज़रूर मिलता है। ऑल दो आने वाले कल में और भी दूसरे स्टेट्स में हमें विधानसभा का इलेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यस इन सब न्यूज़ से दोस्तों ऑफकोर्स यूएस बाज़ार थोड़ी ना इम्पैक्ट होगा। ये कैसे हमारा अंदरूनी मामला है और यही कारण है कि हमारे बाज़ार में जो कंसर्न है वो कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए Q2 के रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कोटक इंस्टीट्यूशनल की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि जो भी इस मतलब क्वार्टर का नंबर्स आने वाला होगा साल दर साल, BSE 30 की बात की जाए उसमें 5.3% के आसपास इंक्रीमेंटल ग्रोथ, और ऑफकोर्स Q1Q की बात की जाए 2.7% के आसपास ग्रोथ। उस हिसाब से अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप निफ्टी के चाल को, सेंसेक्स चाल को जस्टिफाई करें तो ऑफकोर्स वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं एज़ पर द ब्रोकर्स। लेकिन यस मेरा गैस अभी भी स्ट्रॉन्ग मानना है कि भारत का इकोनॉमी अभी बहुत ही अच्छी है, पॉलिसीज़ काफ़ी भी अच्छे हैं। हो सकता है कि बहुत लोगों को इस बार जो बजट में हुआ वो समझ में नहीं आया या फिर पर्सनली पसंद नहीं आया, जो कि गैस मुझे भी कुछ थोड़ा सा और लगा। लेकिन यस ये बात तो अलग है कि भारतीय बाज़ार में अभी भी कंडीशन काफ़ी शाइनिंग है। तो ऑफकोर्स 10 दिन की गिरावट की वजह से ना मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म जो स्टेटमेंट आप लोग बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं या फिर अपने ही मन में विजन लेके चलते हैं कि मुझे 10 साल 15 साल SIP करना है, 20 साल बाज़ार में रहना है, तो 20 साल का अगर दोस्तों का प्लान करके चल रहे हैं ना, तो 20 दिन का नज़रिया वो चीज़ सही नहीं है। बाज़ार में गिरावट या फिर तेज़ी वो हमें देखने को मिलता ही है। सो इसने तो अभी के टाइम सही में थोड़ी सी आफत ला दी। सबको अच्छे से पता है कि इजराइल ईरान के वॉर की वजह से ना क्रूड के प्राइस में अचानक से एक तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिली, और बॉटम से ही दोस्तों क्रूड के प्राइस में तकरीबन 12 से 15% के आसपास तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। अगर क्रूड महंगा होगा, सस्ता नहीं मिलेगा दोस्तों, तो फ़ायदा किसको होगा?
फ़ायदा गल्फ कंट्रीज़ को होगा जो क्रूड बेचते हैं, लेकिन जो क्रूड खरीदता है जैसे कि हम लोग, तो हमें दोस्तों कुछ ज़्यादा ही चुकाना पड़ेगा बिल। और ऑफ कोर्स बिल ज़्यादा चुकाना पड़ेगा तो इन्फ्लेशन से कैसे राहत ना अभी भी नहीं मिलेगी। और ऑफ कोर्स जो सॉफ्टनिंग पॉलिसीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं एमपीसी मीट में, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, 2 दिन में वर्डिक्ट भी आ जाएगा। शायद उसमें अगर रेट कट नहीं होगा और पॉलिसीज़ अनचेंज होती हैं तो शायद बाज़ार को ये चीज़ पसंद भी नहीं आए। आप देख सकते हैं कि बीते दिन क्या हुआ, 270 का क्रूड, ब्रेंट क्रूड अभी के टाइम 80 के आसपास पहुंच चुका है। और ये बहुत ही ऑल ऑफ सडन था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट यस इसराइल ईरान में जो कांड हुआ उसके वजह से गैस जो कहानी है वो थोड़ी बहुत चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। उसमें गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि बाज़ार का साइकिल को समझिए और उसी अकॉर्डिंग अगर आपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें अच्छी कंपनी, काबिल कंपनी, सही वैल्यूएशन वाली कंपनी भी गिर रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसके पहले हमने 2020 नहीं देखा था? क्या इसके पहले हमने 2022 नहीं देखा था? सबको हम लोग झेल के ही ना आज इस लेवल पे बैठे हुए हैं। तो ऑफकोर्स बाज़ार गिरेगा 5% 10%, तो हो सकता है कि पोर्टफोलियो भी 10-15% गिरे, बट वो गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ना अपॉर्चुनिटी होती है। प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को होता है जिनके टारगेट्स नहीं मिलने से वो लॉस को बुक कर लेते हैं। और हमने कैसे से बहुत सारी कंपनीज़ को टॉप से आधा होते हुए देखा, और ऑफकोर्स सही टाइम पे वो टॉप को तोड़ के नया टॉप भी लगाती है। तो शायद दोस्तों देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है, बट यस इन सब चीज़ से पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग कंटिन्यू करें, बट यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से बाज़ार में टेंशन बना हुआ है। आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, आपका क्या फीडबैक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।